तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 क्वेश्चंस के बारे में जो कि रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आते हैं प्रीवियस ईयर में और हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रिज्म का। प्रिज्म से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रिज्म में हमें पता है कि जो जनरली जो फॉर्मूले यूज होते हैं कि एक प्रिज्म है तो डिविएशन होगा फर्स्ट सरफेस पे और सेकंड सरफेस पे डिविएशन होगा। तो जो प्रिज्म फॉर्मूले हैं हमारे, तो जो प्रिज्म फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए वो है कि प्रिज्म बना हुआ है तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो एक तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले सरफेस पे दिया हुआ है, दूसरे पे दिया हुआ है, और उसका एंगल ऑफ द प्रिज्म, जो एंगल ऑफ द प्रिज्म है उससे उसका क्या रिलेशन है ये हमको पता होना चाहिए। सो दैट इज ए इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और जो है अपना ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और है अपना ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो एक तो हमें सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, और जो उसमें चीज़ें आती हैं वो ये है कि अगर थिन प्रिज्म कर दिया जाए तो थिन प्रिज्म के लिए हमें मालूम है कि ये जो साइन है, साइन थीटा इज सेम एज थीटा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि डेल्टा इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज म्यू टाइम्स a माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूले है जो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि अगर ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म की हमने एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो उसमें क्या होगा, रे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, है ना। अगर मैं एक सरफेस को पॉलिश कर दूं तो क्या होगा, जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो उस केस में ज्योमेट्री का यूज़ करके निकालना आना चाहिए कि क्या एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, क्या एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सबसे पहले तरह के क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात जो क्वेश्चन हमें आनी चाहिए वो है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आसान रहता है, लेकिन रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सी डिफिकल्टी इस चीज़ में आती है कि हमें पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है तो जो स्फेरिकल मिरर है, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज़ करके इसका क्या हाइट होगा ये सब निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मैंने अलोंग द एक्सिस रख दिया, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी, तो उसकी जो इमेज बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, इमेज की लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो अगर मैं इस पॉइंट की इमेज निकाल लूँ जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, और ये दूसरा पॉइंट, उसका भी डिस्टेंस हमें गिवन होगा, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसका डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो जो ये बीच में सारे पॉइंट्स हैं, ये बीच में जो सारे पॉइंट्स हैं, इनकी जो इमेज है वो इस पॉइंट की इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये पॉइंट है तो उसकी इमेज भी यहीं पे बनेगी, तो उसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। तो यानी कि इस पॉइंट, इस पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस अगर d है, तो उसके लिए मैं मिरर फॉर्मूला लगा के, है ना, मिरर फॉर्मूला लगा के, यू मुझे पता है, साइन कन्वेंशन यूज़ करके हम v निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट की अगर मैंने इमेज बना ली तो बाकी सभी पॉइंट्स की जो इमेज है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बनेगी। तो इस तरह से हम लोग इमेज की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक। तीसरा जो आता है, फिर आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की अगर बात करी जाए, तो उसमें जो फॉर्मूला बार बार यूज होता है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। 1 बाय फोकल लेंथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस या मिरर, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस या लेंस, स्फेरिकल सरफेस और लेंस। तो जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेंस से ही पूछे जाते हैं। तो लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस बाय जो बाहर का मीडियम है -1 इंटू 1 बाय R1 -1 बाय R2।
तो उसके लिए के इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें वेरिएशन ये आ जाता है कि कभी कभी मान लीजिए इस तरह की सरफेस गिवन है, ठीक, तो यहाँ पे मैंने कोई एक मीडियम डाल दिया, मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम का, ये पहला लेंस है हमारा। इस लेंस का जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो म्यू जी है, और इस लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी। तो ये जो पूरा ऑप्टिकल डिवाइस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरह से नहीं पूछा रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा रहेगा कि एक लाइट है, इनकमिंग पैरेलल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इस ऑप्टिकल डिवाइस से डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमको फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना है। दिस इज द ऑप्टिकल डिवाइस। तो गाइस इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग बड़े आसानी से थिन लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्चुअली में ये क्या है, यहाँ पे 3 अलग अलग लेंस बनेंगे। दिस इज द फर्स्ट लेंस, सेकंड लेंस एंड थर्ड लेंस। तो ये जो थर्ड लेंस है, ये बीच वाला जो लेंस है ना, इट विल ऑल्सो बिहेव एज अ लेंस। तो इस वाले लेंस के लिए हम लोग, तो यानी कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑल द 3 लेंसेज, ठीक है। तो जो बीच वाला जो ये लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, R1 R2 हमें पता होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं R1। तो बाकी तो होगा तो हम निकाल लोगे, मैं बीच वाले का बता रहा हूँ। तो जो 1/f2 निकलेगा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल यहाँ पे क्या है हमारा, मटेरियल है मीडियम, वही जो मीडियम है बाय मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो जो बीच में ये जो लेंस है किसका बना हुआ है, लेंस बना हुआ है हमारा मीडियम का, और बाहर क्या एयर है, तो इसको ये जनरली एयर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एयर में है। बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 में हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी है, कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो जो बीच वाला जो हमारा जो मीडियम है इट विल ऑल्सो बिहेव एज ए लेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस से, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जैसे कि आप लोगों को पता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और आईपीएस होता है। लेकिन माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है, और टेलीस्कोप के केस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बड़ा होता है, उसका अपर्चर होता है बड़ा होता है। क्यों होता है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि फोकल आईपीस और ऑब्जेक्टिव और उसका फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है। सो फोर्थ इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं हर डिवाइस के लिए पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्निफिकेशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, DL/FOFE। तो एक्चुअली में मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए जो अपर्चर होता है ना, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर आईपीस का स्मॉल होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव का जो आईपीस होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, तो ये हमें लिंक पता होना चाहिए कि अपर्चर और फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन में क्या लिंक है। लेकिन जब हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, तो उस केस में गाइस जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन होता है -FO/FE। तो एक्चुअली में मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। तो यानी कि जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन होगा। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, हमारा अपर्चर बड़ा होता है, जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर बड़ा होता है। ठीक, फिर जो लास्ट टाइप के क्वेश्चन हमें जो आते हैं और पता होनी चाहिए, दैट इज रिलेटिंग टू द नेचुरल फिनोमेना।
नेचुरल फिनोमेना से मतलब ये है कि जैसे रेनबो है, रेनबो में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। रेनबो इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी फिनोमेना, डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये आ जाता है कि दो तरह के रेनबो होते हैं उसमें, प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में क्या डिफरेंस होता है? रेनबो होता है वो हमेशा नहीं बनता, क्या कंडीशंस होती है ना। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है रेनबो वाले, इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में जो प्राइमरी रेनबो होता है इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, और जो सेकेंडरी रेनबो है इट इज़ ए 4 स्टेप प्रोसेस, है ना। प्राइमरी रेनबो में 3 स्टेप्स होते हैं, इनकमिंग रे आई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और फिर रिफ्रैक्शन हो गया। 3 स्टेप प्रोसेस है। लेकिन जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन गाइस 2 बार होता है ना। इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ट्वाइस। तो एक तो रेनबो वाली बात आ गई, और जो डिस्पर्जन होता है कि मॉर्निंग में हम लोग को जो सन दिखता है वो रेडिश कलर का दिखता है और आफ्टरनून में वाइट दिखता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से। अब बात आ गई स्कैटरिंग की, तो ये जो छोटे मोटे छोटी छोटी जो आपके नेचुरल फिनोमेना है, इनकी कंडीशंस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट।